गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। देखें, पहली हेडिंग है आपका उत्पादन के बारे में देखते हैं। पूरे विश्व में सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन होता है और यह पूरे विश्व में महत्वपूर्ण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन स्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उत्पादन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा स्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए 3 चरण है। ठीक है, पहले इससे सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है, फिर जो है ओलियम प्राप्त होता है और लास्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन स्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। पहले होता है सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सल्फर या सल्फाइड अयस्कों को जलाया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। सेकेंड में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है, V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। यह दूसरा प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त किया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त किया जाता है, H2SO7 प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस ओलियम का जल से क्रिया कराते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो ध्यान से देखें, यह आपका फिगर है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, जिसमें आप देख रहे हैं यह पहला पार्ट है जिसे सल्फर बर्नर कहते हैं। इस सल्फर बर्नर में सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। जैसे आप देखें ध्यान से, सल्फर बर्नर में इस तरह से सल्फर जो है चेंबर में रखे हुए हैं। ठीक है, सल्फर चेंबर में रखे हुए हैं, इधर से नीचे से वायु प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये आपके सल्फर के टुकड़े जो हैं यहाँ पे चेंबर में रखे हुए हैं, इधर से नीचे से वायु जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसे सल्फर बर्नर कहते हैं और इसमें सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, जिसे यहाँ पे धूल और छेपक लगे हुए हैं, धूल और छेपक से गुजारा जाता है ताकि जो गंदगी है वो यहीं पर रुक जाए, धूल जो है यहीं पर रुक जाए। ठीक है, तो उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है पहुँचता है आपका शीतलीकरण। ठीक है, शीतलीकरण टावर में, यह आपका शीतलीकरण टावर है। ठीक है, इसमें जो है धोने के लिए ऊपर से जल की फुहार गिरती रहती है शीतलीकरण टावर में। ठीक है, ऊपर से जल की फुहार गिरी रहती है और वह जल जो है उनको धोते हुए, गैसों को धोते हुए अपशिष्ट जल नीचे से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यह जो गैस आपकी सल्फर डाई और ऑक्सीजन है वह फिर पहुंचता है आपके शुष्कन मीनार में। जो आपका शुष्कन मीनार है, जिसमें ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फुहार गिरता रहता है, जो भी जल की अशुद्धियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फुहार हो रहा है। ठीक है, इसे शुष्कन मीनार कहते हैं, ड्राइंग टावर कहते हैं। उसके बाद जो है अब जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन शुष्क हो चुके हैं, उसमें जल की थोड़ी भी मात्रा नहीं है। यह पहुँचता है अब जो है शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, यह पहुंच गया है आपके आर्सेनिक शुद्धिकारक टावर में। आर्सेनिक शुद्धिकारक जिलेटिनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त यहाँ पर पहुंचता है। जितनी भी आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होंगी यहाँ पर उसको अवशोषित कर ली जाएंगी। फिर यह सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है पूर्वातापक, ठीक है, पूर्वातापक टेम्परेचर मेंटेन होगा और पहुँच जाएगा उत्प्रेरकी परिवर्तक टावर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक रखा रहता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक रखा रहता है। इस उत्प्रेरक से होकर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गुजरते हैं, जिससे वो चेंज हो जाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, उत्प्रेरक से होकर सल्फर डाइऑक्साइड गुजरते हैं, जिससे चेंज हो जाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में।
और यह सल्फर ट्राईऑक्साइड पहुंचता है, आप देख रहे हैं, नेक्स्ट टावर में, जिसमें ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से गिरता रहता है, जिससे सल्फर ट्राईऑक्साइड अवशोषित करता है और चेंज हो जाता है ओलियम में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में आपको ओलियम प्राप्त हो रहा है, H2S2O7 प्राप्त हो रहा है। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन का प्रवाह चित्र है, फ्लो डायग्राम है, जिसमें पहला आपका सल्फर बर्नर है, जिसमें सल्फर और वायु को जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन का मिक्सचर बनता है। फिर इसको धूल और क्षेपक से गुजारते हैं, गंदगी दूर हो जाती है। फिर इसको धोते हैं, जल की फुहार वाले टावर में भेजते हैं। ठीक है, जहाँ पर इसको धोया जाता है, शीतलीकरण किया जाता है। उसके बाद फिर इसको भेजा जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के फुहार में, जहाँ इसको शुष्क किया जाता है। ठीक है, जो भी इसमें जल की बूंदें हैं वो अवशोषित हो जाती हैं और यह सल्फर डाइऑक्साइड अब शुष्क हो चुका है। शुष्क सल्फर डाइऑक्सीजन फिर पहुंचता है आर्सेनिक शुद्धिकारक में, जहां पर जिलेटिन फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है, जहां पर आर्सेनिक की शुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। पूर्व तापक के माध्यम से होता हुआ यह पहुंचता है उत्प्रेरक चेंबर में। उत्प्रेरक चेंबर में उत्प्रेरक रखे रहते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 रखा रहता है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को चेंज कर दिया जाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड में। यह सल्फर ट्राईऑक्साइड पहुंचता है नेक्स्ट चेंबर में, जहां पर ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार गिरती रहती है और यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राईऑक्साइड आपस में अवशोषित होते हैं, जिससे बनता है ओलियम, H2S2O7 प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन का प्रवाह चित्र। आइए अब देखते हैं कैसे कैसे होता है। प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य शुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है, उसको उसमें से धूल के कणों को और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियों को अलग कर लिया जाएगा, उससे शुद्ध कर लिया जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इसे उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण मूल पथ है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को भेजा जाता है उत्प्रेरकी टावर में, जिसमें V2O5 रखा रहता है और वहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राईऑक्साइड में चेंज होता है। समीकरण आप देखें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा डेल्टा H रिएक्शन में, वो -196.6 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो डेल्टा H का मान निगेटिव में है, अर्थात अभिक्रिया जो होगी वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा जो है बाहर निकल रही है। यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी तथा उत्क्रमणी है। ठीक है, तो यह जो आप सल्फर ट्राईऑक्साइड का निर्माण देख रहे हैं, यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है और उत्क्रमणी है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आगे प्रोसीड करने के लिए, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 सल्फर और 1 ऑक्सीजन, 3 आयतन इधर है और 2 आयतन बन रहा है। 3 आयतन से 2 आयतन बन रहा है। ठीक है, आयतन की कमी हो रही है, अर्थात इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता है, दाब की आवश्यकता होती है। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उष्मा निकल रहा है, तो टेम्परेचर जो है मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन दाब उच्च होना चाहिए। यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी तथा उत्क्रमणी है। यूँ अग्र अभिक्रिया में आयतन की कमी आती है, अतः कम ताप और उच्च दाब उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त स्थिति है। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में सल्फर ट्राईऑक्साइड बनने के लिए कम ताप होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए, परंतु तापक्रम बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 बार दाब और 720 केल्विन ताप पर किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में जो आपका संयंत्र होता है, उसमें जो प्रेशर होता है वह 2 बार होता है और टेम्परेचर होता है 720 केल्विन ताप होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 बार दाब और 720 केल्विन ताप पर किया जाता है। उत्प्रेरकी परिवर्तित से प्राप्त सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, तो जब उत्प्रेरक से होकर
सल्फर डाइऑक्साइड गुजरता है तो वह सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो जो उत्प्रेरक से उत्प्रेरकी परिवर्तित से प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम बना देता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराया जाता है, जिससे आपको ओलियम प्राप्त होता है, H2SO7 प्राप्त होता है। जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ओलियम प्राप्त होता है उसका जल द्वारा तनुकरण करते हैं, जिससे वांछित मात्रा में वांछित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल आपको प्राप्त होता है। प्रक्रम के सतत संचालन तथा लागत में भी कमी लाने के लिए उद्योग में उपयुक्त दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रक्रम जो है लगातार चलता रहे और लागत में भी कमी रहे, इसके लिए उद्योग में यह जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होना और सल्फर ट्राइऑक्साइड का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अवशोषित होकर ओलियम बनाना, ठीक है, फिर जो ओलियम बना है उसका तनुकरण करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करना, सांद्रता के अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करना, यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है ताकि जो है प्रक्रम सतत होता रहे और लागत में कमी आए। तो ध्यान से देखिए, यह आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होगा जिससे आपको ओलियम प्राप्त होगा। यह पहली प्रक्रिया हो गई, ओलियम प्राप्त हो गया और ओलियम का जल के साथ तनुकरण किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यह दोनों प्रक्रियाएं जो है सतत लगातार चलती रहती हैं ताकि जो है लागत में कमी आए। ठीक है, इस टेक्निक के द्वारा अर्थात संपर्क विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धता 96 से 98% होती है। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा संपर्क विधि के द्वारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है उसकी शुद्धता जो है लगभग 96 से 98% तक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है जिसका 298 केल्विन ताप पर विशिष्ट घनत्व 1.84 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है और जिसका 298 केल्विन ताप पर विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 1.84 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 283 केल्विन ताप पर अम्ल जम जाता है और 611 केल्विन ताप पर उबलने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह 283 केल्विन ताप पर जम जाता है जबकि 611 केल्विन ताप पर यह उबलने लगता है। यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है। तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को आप जल में डालेंगे तो ऊष्मा निकलेगा उससे, अर्थात यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है। अतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण कर रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिला रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इससे आप जल भी सकते हैं। इसलिए जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल की कम मात्रा में, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में धीमे धीमे डालना चाहिए और इसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में डालना चाहिए, धीमे धीमे डालना चाहिए और उसको लगातार जल में मिलाते रहना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी निम्न विशेषताओं के फलस्वरूप निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण, जल के प्रति प्रबल बंधुता तथा ऑक्सीकरण कर्मक के गुण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह निम्नलिखित विशेषताओं के फलस्वरूप होती हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहला है निम्न वाष्पशीलता, सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्पशीलता जो है कम होती है। प्रबल अम्लीय गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रबल अम्लीय गुण पाया जाता है। जल के प्रति प्रबल बंधुता, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो जल के प्रति प्रबल रूप से बनता है। और ऑक्सीकरण कर्मक का गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण का भी गुण पाया जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। तो आइए एक एक देखते हैं। जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन 2 चरणों में होता है। ठीक है, जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आयनन है वह 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले देखें, यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है,
ठीक है, यह जल है, जली विलयन में है, यह पहले हाइड्रोनियम आयन में टूटता है और हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है, जली विलयन में इसका आयनन 2 चरणों में होता है। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जल में मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। K1 बहुत अधिक होता है, K1 ग्रेटर दैन 10, Ka1 ग्रेटर दैन 10 होता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन सल्फेट बना है, ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फेट बना है वो जल के साथ फिर मिलता है और हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन बनता है। और इस समय K2 का मान जो होता है वह 1.2 × 10⁻2 होता है, काफ़ी कम मान आता है। तो Ka1 का मान अधिक है, Ka1 का मान ग्रेटर दैन 10 है, यह अधिक है। तो यह दर्शाता है कि H2SO4 अधिकतर H+ और HSO4 में वियोजित होते हैं। ठीक है, तो जो Ka1 का मान अधिक आ रहा है, इससे यह पता चलता है कि जो H2SO4 है वो अधिकतर कैसे टूटता है, H+ और HSO4- में टूटता है। ठीक है, वियोजन स्थिरांक Ka1 का अधिक मान अम्ल की अधिक प्रबलता को दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं कि वियोजन स्थिरांक जो Ka है इसका अधिक मान होता है, इसका मतलब है कि अम्ल जो है अधिक प्रबलता दिखा रहा है। ठीक है, तो जिसका Ka1 मान अधिक होता है वह अम्ल अधिक प्रबल होता है। ठीक है, अम्ल लवणों की 2 श्रेणियों देता है। ठीक है, अम्ल जो है वह लवणों की 2 श्रेणियां देता है, सामान्य सल्फेट और अम्लीय सल्फेट। अम्ल जो है वह लवण की 2 श्रेणियां देता है। पहला है आपका सामान्य सल्फेट जिसमें आते हैं सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और दूसरा है आपका अम्लीय सल्फेट जिसमें आता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है वह लवणों की 2 श्रेणियां देता है, सामान्य सल्फेट और अम्लीय सल्फेट। सामान्य सल्फेट का उदाहरण आप देख रहे हैं सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, जबकि अम्लीय सल्फेट में आता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिक वाष्पशील अम्लों के उनके संगत लवण से उत्पादित करने के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि निम्न वाष्पशीलता, ठीक है, निम्न वाष्पशीलता सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्पशीलता क्या होती है, कम होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की निम्न वाष्पशीलता के कारण इसका उपयोग जो है अधिक वाष्पशील अम्लों के, ठीक है, अधिक वाष्पशील अम्लों के उनके संगत लवण के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। तो निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिक वाष्पशील अम्लों के उनके संगत लवणों से उत्पादित करने के लिए किया जाता है। देखें इसका एक समीकरण 2mx + H2SO4 2HX + M2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं m जो है मेटल है, धातु है, और x जो है आपका कोई हैलोजन है, जैसे एक हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन और NO3 नाइट्रेट आयन। ठीक है, यहाँ x की जगह यूज करेंगे और m की जगह कोई मेटल लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है अधिक वाष्पशील अम्लों के उनके संगत लवणों से उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जो उनका संगत लवण है, जिनका वाष्पशीलता अधिक है, ठीक है, ऐसे अम्ल जिनकी वाष्पशीलता अधिक है उनके संगत लवणों से उत्पन्न करने के लिए आप सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कर सकते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलन कर्मक है। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह एक प्रबल निर्जलन कर्मक होता है। अनेक नम गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह प्रबल निर्जलन कर्मक है। यह H2O को पकड़ने वाला होता है, जिससे नम गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित किया करके शुष्क किया जाता है। यदि ये गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया न करती हों, ठीक है, तो यदि गैसें जो हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हों तो नम गैसों को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित किया जाता है और उसके नमी को अवशोषित कराया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक पदार्थों से जल निष्कासित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह कार्बनिक पदार्थों से जल निष्कासित करता है। ठीक है, जैसा इसकी कार्बोहाइड्रेट पर आदग्धन क्रिया से स्पष्ट है। यह देखें आपका कार्बोहाइड्रेट है C12H22O11 और यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, इसके कार्बन को निष्कासित कर देगा और जल बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ को सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कार्बनिक पदार्थ टूट जाता है, कार्बन और जल के रूप में अलग हो जाता है। गरम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक माध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो गरम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक होता है, मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक होता है। इस संदर्भ में इसका स्थान फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के बीच आता है।
तो आप देख रहे हैं कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है गर्म सांद्र है तो एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक आएगा और वह जो है फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के बीच में इसका स्थान आएगा। धातुएं तथा अधातुएं दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि धातु हो चाहे अधातु हो, दोनों जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है और इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो धातुएं भी सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं और धातुएं भी सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। समीकरण देखें, यह कॉपर धातु है जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा और जल बनेगा। ठीक है, सल्फर देखें अधातु है, सल्फर कार्बन यह जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, सल्फर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। कार्बन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। अर्थात आप देख रहे हैं धातुएं हो या अधातुएं हैं, दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक गुण। अब आइए सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या यूज होता है इसके बारे में देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, इसके बारे में देखते हैं, इसका क्या यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन और उपयोग में आने वाली मात्रा के आधार पर आंकी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं किसी राष्ट्र का जो औद्योगिक सामर्थ्य है, किसी राष्ट्र का औद्योगिक सामर्थ्य जो है उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना उत्पादन हो रहा है और उसका कितना यूज हो रहा है, इस आधार पर आंका जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन और उपयोग में आने वाली मात्रा के आधार पर आंकी जा सकती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता हजारों यौगिकों के उत्पादन में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता जो है वो हजारों यौगिकों के उत्पादन में तथा बहुत से औद्योगिक प्रक्रियाओं में होती है। इस अम्ल की अधिकांश मात्रा का उपयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अधिकांश मात्रा का यूज जो है हजारों यौगिकों को बनाने में, ठीक है, बहुत से औद्योगिक प्रक्रम को चलाने के लिए किया जाता है और इसके अधिकांश मात्रा का यूज जो है उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट सुपर फास्फेट। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों तथा रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में, अपमार्जक उद्योग में, धातु कर्म की प्रक्रमों में। ठीक है, धातु कर्म की प्रक्रमों में, जैसे देखें इनेमलन, विद्युत लेपन और यशद लेपन के पहले धातुओं के शोधन करने में, संचायक बैटरियों में और नाइट्रोसेलुलोज के उत्पादन में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक की तरह। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अन्य उपयोग भी है। पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों, रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में है, अपमार्जक उद्योग में है, धातु कर्मी प्रक्रम में है, संचायक बैटरियों में है, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में है तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह इसका यूज है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है और किसी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य जो है उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन, उपयोग में आने वाली मात्रा के आधार पर आंकी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की विधि, गुण और उपयोग के बारे में। ठीक है, आप जो है रिवीजन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।